हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के पॉलिटिकल साइंस में जो आपका यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड में से आपका जो सी पार्ट है, जिसके अंदर जो है शक्ति के उभरते हुए केंद्र में हमने जो है अभी 2 वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ संयुक्त यूरोपीय संघ के बारे में और चीन के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। तो सबसे पहले जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। तो जापान दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान को एक सैन्य शक्ति नहीं माना जाता है। जापान द्वारा सुरक्षा और रक्षा को कम महत्व देने के कारण इसे सैन्य दृष्टि से अनुभवहीन राज्य माना जाता है। अब हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राज्य है, यहाँ पर जो वर्ड है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं तो देशों के लिए जो है राज्य का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए गए थे, उसके बाद में उसकी स्थिति और भी ज़्यादा डामाडोल हो गई थी। और ये भी देखा गया है कि वो जो है अपनी सुरक्षा को लेकर जो है और रक्षा को लेकर जो है उसने कम महत्व दिया है। इस वजह से इसको जो है अनुभवहीन राज्य भी कहा जाता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हमेशा से ये चाहते हैं कि जापान सैन्य क्षेत्र में एक बेहतर भूमिका निभाए, क्योंकि इससे जापान एक शक्ति का केंद्र बन सकता है। जापान की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही है और इसी कारण से अर्थव्यवस्था के मामले में जापान जो है तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लिखते समय कि जापान जो है वो क्या है, अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो देश सैन्य तौर से मजबूत हैं और जिन्होंने आक्रमण और कई अन्य कार्य द्वारा आक्रामक और रक्षात्मक कार्य को पूरा किया है, उन्हें ही शक्तिशाली माना जाता है। इसी कारण से जापान ने एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने के लिए मजबूत रक्षा और रणनीति उपायों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को महसूस किया है। वहीं जापान में कार्यबल में महिलाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिलती है। विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ जापान एक मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था भी है। इसके अलावा यह एक दुनिया में क्रय शक्ति क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। अगर आप कोई खरीदने की बात करें किसी चीज़ को, तो जापान का नाम जो है वो चौथे स्थान पर आता है। यहीं अगर हम G7 और G20 की बात करें तो ये उसका भी सदस्य है। और 2018 में जापान चौथा सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक देश रहा, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के अंदर जापान का जो स्थान है वो चौथे स्थान पर देखा जाता है। वहीं क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर एक उपभोक्ता बाजार के रूप में जापान तीसरे स्थान पर आता है, जबकि ऑटोमोबाइल के निर्माण में जापान तीसरे स्थान पर आता है। अब पहले जापान अपने संपत्ति और दौलत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता था, परंतु क्या हुआ, 2015 में चीन ने जापान का स्थान ले लिया, यानी कि चीन जो है वो जापान से तेज गति से आगे निकल गया। वहीं वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन अगर हम बात करें जीडीपी की, तो इसके मामले में भी जापान अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है, परंतु यहाँ भी चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान समय में जापान को विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि ये सर्वविवादित है कि जापान एक वृद्ध समाज बन गया है, यह कारक जापान के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। बढ़ती उम्र के लोगों के साथ साथ ही घटती जनसंख्या जापान के लिए अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों का मुकाबला कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। इसलिए इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जापान एक आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है इसका ये पार्ट भी समझ में आया होगा, जिसमें हमने जापान के बारे में चर्चा की है। तो ये टिप्पणियाँ लिखने को आती है जो कि आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।